समय। अगर हम देखो, दो हमारे पास साफ साफ हैं, एक थी पूंजीवाद, ये अब हम समझ रहे हैं, और एक साम्यवाद। ये रूस के पैदा होने के बाद दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव आता है। इसी जैसे अब देखो, एक जब ये पैदा होता है तो ये अपनी विचारधारा को दुनिया में फैलाना चाहता है, और एक बहुत बड़ी घटना है, और चीन। जब चीन माओ जेडांग के दौरान आजाद होता है, और इन दोनों में कि जब लेनिन का दौर है या माओ जेडांग का है, इसमें कौन महत्वपूर्ण थे? किसान। अब देखो, ये जो हम बातें करेंगे ये बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन समस्या ये है, ये क्या, इसको हम नाम देते हैं मनोरंजन। इसको नाम देते हैं मनोरंजन, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये किसानों के द्वारा की गई क्रांतियां थीं, ठीक। इसी दौर में यहाँ पे ये 1914 8-10 ये वाला है, ये जो दौरान है इसने वर्ल्ड वॉर 1 और यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 दौर देखिएगा जरा, पहला और दूसरा, ठीक। इस विचारधारा को, अपनी विचारधारा को फैलाना है और इसको अपनी चीजों को फैलाना है। प्रभुत्व बड़े करने हैं, ब्लॉक अपने बड़े करने हैं, ज्यादा देशों से सहयोग करना है, जिससे बड़ी मजबूत मुल्क, बड़ी व्यवस्थाएं बन सकें। समझ में आ रहा है? कोई बहुत बात नहीं है, मनोरंजन है। ये किधर की ओर गए? इन्होंने फाउंडेशंस बनाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे निजी जो व्यापारी लोग थे वे भी ये क्या है, इतना बड़ा कैसे? द रॉकफेलर फाउंडेशन, ठीक। इस पे चले जाओगे, विकी पे देख लो इसको। ये दुनिया में अभी बहुत सारा पैसा ये लोग बांटते हैं। यहां से जॉन डी रॉकफेलर 1913 में बन रहा है। ये रॉकफेलर फाउंडेशन कब बन रहा है? 1913 में बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? अमेरिका में बन रहा है। बहुत सारा पैसा दुनिया के देशों को बांटा जाएगा। बस कहानी सुनते जाइएगा, कुछ है नहीं, मनोरंजन है। ये सब स्तरहीन विषयों के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन क्रिएटेड इन 1936। दौर देखिएगा सिर्फ, ये भी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने के लिए जिम्मेदार माने गए। यही रॉकफेलर फाउंडेशन, ये वाला, इसने आपने नाम सुना है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? ब्रिटानिका में नहीं जाना है, विकिपीडिया पे जाना है। ब्रिटानिका भी अच्छा है। और आपको मैं एक और नाम दिखाता हूँ, नॉर्मन। ये आपका वो तो नहीं होता, बोझ तो नहीं हो जाता ना इसे? ये वेबसाइट खोल देता हूँ तो हैवी हो जाता हो, आसान होता है ना? अभी बता रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो? मुझे शुरू करने दो। 1914 अमेरिकन एग्रो नोबेल पीस प्राइज है, 1970 का इनको मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ही टुक द एग्रीकल्चर रिसर्च पोर्शन इन मैक्सिको वेयर अडॉप्टेड ये ड्वार्फ फील्ड इतना डिजीज, ठीक।
मैक्सिको, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक। नेट एक्सपोर्टर वीट, मैक्सिको बिकेम दिस, स्टारवेशन, भूख। अब इनका करियर देख लो थोड़ा सा नॉर्मल बुर्लाक का, ठीक। However, the following the December 1971, 1942 से 44, Norman Borlaug employed as the microbiologist and the at DuPont in the इसमें deliver heat was planned that would release this preservatives. Attack of the Pearl Harbor, जापान ने किया था, मूवी में देखा होगा आपने। ये यही दौर है 1940, कमांडो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन मैक्सिको, दैट ये यूएस। जब आप इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके एक बार कर्सर घुमाओगे तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि ये नॉर्मल बोरलॉग उसी 1940 का दशक है जब मैक्सिको जा रहे हैं। इनको भेजा किसने था? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। भेजा किसने था? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। उसको उनके ही कोर्ट ने बाद में बंद कर दिया था, लेकिन वो फाउंडेशन चलता रहा, कंपनी बंद हो गई। रॉकफेलर सीनियर और जूनियर दो लोग थे। यही जो चीन के उद्भव के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन और दुनिया फंडिंग बढ़ा देती है, अमेरिका का फोकस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसानों के द्वारा की गई क्रांतियां थीं। दुनिया में किसानों के संगठित होने की समस्या बहुत, संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा थी, संभावना बहुत ज़्यादा थी। बोरलॉग के नेतृत्व में हाई यील्डिंग ब्रीड्स दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका मैक्सिको में उतर जाता है, दुनिया भर के फाउंडेशंस के सपोर्ट के साथ, है ना। और यही वो दौर है हिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ये होगा इंडो यूएस फूड एग्रीमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कर लेते हैं विकी। ये यूएस फूड फॉर पीस, ये अमेरिका जो है 40 के दशक में, 50 के दशक में, उसके पहले जो है दुनिया में बहुत सारा अनाज बांटता है। पब्लिक लॉ 48 की कानून बनाते हैं। ये यूएसएड का नाम आपने सुना हो, कभी कभी लिखा हो अखबार में आएगा। यूएसएआईडी ऐसे डिपार्टमेंट है, उनका विभाग है, उसके थ्रू वो दुनिया भर को शांति के लिए, वहाँ पे समस्या ना हो, भुखमरी से क्या कहते हैं, भुखमरी से लड़ने के लिए वो अनाज दिया करते थे अमेरिका वाले। तो ये बड़े पैमाने पे चला रहे हैं। और ये क्यों चला रहे हैं? साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का। वो है चीन का इमरजेंस, किसानों की यूनाइट होने की संभावना, और ये दोनों क्रांतियां किसानों ने ही की थी। ये एक थीम है। ये एमएस स्वामीनाथन वहाँ जा रहे हैं। बाकी आप समझदार हो। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों हुई, कैसे हुई, ये है उसकी कहानी, ठीक, ये है उसकी कहानी। अब इन्होंने क्या किया कि दुनिया में जैसे जो मैक्सिको का गेहूं आया उसको जापान वाली ब्रीड के साथ मिलाया, और छोटा था, और जापान वाले और छोटे, उन्हीं के हिसाब से गेहूं भी छोटा रहा होगा, और ड्वार्फ हो गई। अब वो ब्रीड थी, लोगों को बांटे गए, उसके साथ किसान। अब जब आप 1960 का दशक देखेंगे, 1960s का, ठीक, ये क्या था? ये जो मैंने पहले पढ़ाया ये था मनोरंजन। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट। अपने दिमाग को ट्रेंड रखना, थोड़ा सा इस हिसाब से चलना, नहीं तो दिक्कत सबसे बड़ी जीवन में यही पड़ेगी। ये जो मैंने बताया ये मैं ही बताऊंगा, ये और कोई नहीं बताएगा कि मैं स्वामीनाथन को किसने पैसा दिया था, अरे वो बुरलॉग को किसने दिया था। उसके बाद यहां आते हैं स्वामीनाथन का। लेकिन मुद्दा ये है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा यार, ये मनोरंजन है, हमारी आदत पड़ गई है मनोरंजन की, हमारी आदत पड़ जाती है मनोरंजन की, तो थोड़ा उससे दिमाग को अलग ले आना पड़ता है। इसको हम समझ लेंगे, लेकिन इसको हम काट देंगे। ये दौर बीत गया, आना नहीं है इसको। इतनी महान सीख की जरूरत मुल्क को पड़ेगी जब आप प्रधानमंत्री रहोगे, अगर बने तो। बाकी आपके जीवन में साम्यवाद की विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा, फलानी विचारधारा
और पूरे मुगल काल से लेकर के अशोका से लेकर सब कुछ, कोई भी काम, कोई भी चीज काम नहीं आएगी, है ना। आपको संविधान में बस ये समझ में आना चाहिए ये आपके अधिकार हैं, इनका क्या उपयोग आपके लिए है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं ये मोबाइल यूज कर रहा हूं ये कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन है, यही आपसे पूछेगा। आपसे पूछ लेगा रैम और रोम, जीबी वगैरह ये सब पूछ लेगा, सिंपल सी चीज, हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, जबकि उसको रोज चलाते रहते हैं। वो पूछेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में, ये पता ही नहीं है कि कोर होता कहाँ है, तो ऑक्टा कोर क्या जानेंगे, हाँ, ये हमें पता ही नहीं है पेंटियम चिप कैसे बनती है। एक तरफ ये सारी कहानियां हैं, लेकिन ये किसी उपयोग की नहीं है। इसमें बस एक समझ आपको इतनी रहनी चाहिए कि ये जब 1960 का दशक है, दुनिया में चाहे जो कुछ हुआ हो, जब भारत भूख से मर रहा है, उसके पहले हमको अमेरिका से कुछ सपोर्ट है, वो भी यूजलेस चीज़ है, वो भी नहीं जानना है। फूड फॉर पीस को भी बहुत गहराई से नहीं जानना है। आएंगे आप लिख देंगे, जब सोचेंगे कि इसको ना जानूं तो वो कभी ज्ञान आपसे छूटेगा नहीं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं उसको ना जानूं, वो ज्ञान कभी आपसे छूटेगा नहीं। 1960 का जो दशक है, इसको आप ध्यान से देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री का दशक है, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह होते हैं, यहीं पे देखो ग्रीन रेवोल्यूशन है, फिर इंदिरा है, इसी में बैंक नेशनलाइजेशन है, इसी में नक्सल है, इसी में नक्सल है, इसी में अकाल है, इसी में वॉर है, चाहे वो चाइना वाली हो, 65 वाली हो, 62 वाली हो। जब आप इस 60 के दशक को बहुत ध्यान से देखोगे, और यही वो दौर है जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनेगा, जब आपका CACP, ये नाम बाद में बदला लेकिन ये इसी समय बनेगा, इसी में आप PDS को बड़े पैमाने पे लॉन्च करोगे, PDS को बड़े पैमाने पे लॉन्च करोगे। आम आदमी तक अनाज, सरकार ग्रीन रिवोल्यूशन आएगी, अनाज खरीदना शुरू करेगी, FCI के गोडाउन बनाएगी, वो अनाजों को बांटना शुरू करेगी, और हमारी जिंदगियां प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रहा है हमको? बस इस दौर को ध्यान से देखिए, ये बदलाव का बड़ा दौर है। इसमें जो ये जो FCI जिस कीमत पे खरीदेगी उसी का नाम MSP है। PDS के थ्रू जिस कीमत पे बांटा जाएगा, जिन दुकानों से हमने आज हम उनको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकानों की दर, क्या बोलते, उचित मूल्य की दुकानें ये बोलते हैं, तो उन दुकानों पे बिकता है। ठीक, केंद्र खरीदता है, फिर राज्यों को जारी करता है, फिर राज्य जो है दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, और हर जगह सब्सिडाइज हैं चीजें, हर जगह सब्सिडाइज हैं। और आप जब यहां इस दौर को ध्यान से देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार इसी दौर में रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, भूमि सुधार वगैरह के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर 60s में ही चलना शुरू हो जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा एक दौर है जब ओवरहॉलिंग हो रही है, सब बदल रहेगा। 71 में आप जाके फिर पाकिस्तान से जूतम पैजाम हो जाएगा, और वो दिसंबर में है, वो अब वो कहानी है, उसका कोई उपयोग नहीं है कि 9 दिसंबर को इंदिरा जो है वो अक्सर को वहाँ भेज देंगे, 10 को 10 से वो वहाँ चले जाएंगे दंदनाते हुए, यहाँ सहयोग मानेंगे, वहाँ मारेंगे, वहाँ पीस आर्मी है, ये मारेगा, वो हो गया भाई। इन सब बकवासों का जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इन सब बकवासों का जीवन में कोई नहीं। तो कैथरीन की उठाइए, इंदिरा पढ़िए, बड़ी बढ़िया किताब है, खूब कहानी ही कहानी है, जी भर के पढ़िए, है ना। तो मुद्दा ये है कि हमें एक चीज हमेशा सावधान रहना है कि कभी हम गलत ट्रेनिंग ऑफ माइंड में चले जाएंगे, और इसी कारण हम बार बार फेल होते हैं। हमें वो समझना ही नहीं है जिसको समझने की जरूरत नहीं है। समझना वो है जो जरूरी चीजें हैं। हमारी समस्या ये है कि हमें आदत हो गई है रटने की, हमें अनावश्यक चीजें पढ़ने की। जो मैंने चीन बताया
उस एंगल से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार किसानों की क्रांति तो चीन में भी हो गई थी, उधर भी हो गई थी, तो यार ये तो इतना बड़ा बवाल था, तो किसान संगठित ना हो पाएंगे तभी नहीं होंगे ना जब उनकी जिंदगी ठीक होगी। और जिंदगी ठीक कैसे होगी, उसके लिए आपको हरित क्रांति चाहिए। तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी ताकत के साथ पिल पड़ता है और बड़े बड़े मुल्कों की ओर चले जाते हैं। ये पूरी ताकत के साथ जूझ रहे हैं ये। और इसके मूल में क्या है, कैपिटलिज्म है। इसके मूल में क्या है, कोल्ड वॉर है। उसका नाम आपने क्या रखा था, शीत युद्ध। जब है ना, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की कहानी है। हम पढ़ रहे हैं सब्सिडी, हम पढ़ रहे हैं सब्सिडी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जन्म के बाद एक एफसीआई जब पैदा हुई तो जो एमएसपी जारी की गई ये क्या थी, सब्सिडी। जो पीडीएस में अनाज बेचा गया सस्ते में, तो वो पैसा जो सरकार ने दिया वो क्या कहलाया, सब्सिडी। ठीक। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल करने में सब्सिडियों का बहुत बड़ा हाथ था, एफसीआई का बहुत बड़ा हाथ था। खरीद प्रक्रिया, जब हमें किसानों को पता होता है कि हमारा अनाज जब बेचा जाएगा, बिक जाएगा, मैं पैदा करूंगा और बेचा जाएगा, वो कोई ना कोई खरीद लेगा उसको। खरीदार कंफर्म है, कोई नहीं खरीदेगा तो परवरदिगार खरीदेंगे, जिनका नाम सरकार होता है। इन्होंने गोडाउन बनाया है और बाकायदा एक सिस्टम व्यवस्था बनाई हुई है, वो उसको खरीदारी करेंगे। खरीद की गारंटी थी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक। और बड़ी भूखमरी ज्यादा थी देश में, सब कुछ था तो वहां तक पहुंचना था। अब हमें जब पढ़ाया गया कि अमेरिका के यूएसएड प्रोग्राम को एमएस स्वामीनाथन के एफर्ट के बाद इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इनके प्रयासों से वो हो गया, उनके, यार ये भी तो अमेरिका ही दे रहा है ये भी तो अमेरिका ही दिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दी? तो कहां यहां विरोध पैदा हो गया? ये सिर्फ विरोध एक कारण से पैदा हो रहा है, जो सड़क छाप किताबों में है, उसका कारण सिर्फ एक है, अज्ञानता। उसका कारण सिर्फ एक है, अज्ञानता, कि हमें पता ही नहीं है कि बुरलॉक कौन थे। हमें यह बताया गया कि मैक्सिको का बीज था, मैक्सिको से आए थे, एमएस स्वामीनाथन से मिले थे, 3 दौरा भारत का किए थे। स्वामीनाथन बहुत पढ़ लिए थे एग्रीकल्चर का पार्ट, और वो बताया करते थे, अभी जीवित है, 1925 में पैदा हुए थे एमएस स्वामीनाथन, है ना। सोचो 99 साल के होंगे, डेथ तो नहीं हुई है एमएस स्वामीनाथन, क्योंकि वो विकिपीडिया, नहीं रहने दो, उसमें दिखाता नहीं है, डेथ होती तो डेट दिखाता, उतना तो मैं भी देख के आता हूं, इतना निश्चिंत रहिए। ठीक। यहां से ये कहानी है जो सब्सिडी ने हमको बहुत कुछ दिया है। दुनिया का ऐसा कोई भी आज कृषि नहीं है, दुनिया का कोई भी देश का खेती नहीं है जो बिना सब्सिडी के सस्टेन कर सके, बिना सहायकी की जिंदा रह सके। न किसान जिंदा रहेगा और न खेत में पैदा होने वाला अनाज, फसलें सब मर जाएंगे बिना सहायकी के। तो इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है कि सहायकी होनी चाहिए किसानों के लिए कि नहीं होना चाहिए। सब पूरी दुनिया एक मत है कि सहायता देनी पड़ेगी। लेकिन हमें उस सड़क छाप साहित्य में यह बताया जाता है कि सब्सिडी उचित है कि सब्सिडी महा अनुचित है। सब्सिडी हमेशा उचित है किसानों को, इसमें कोई डिबेट नहीं है, पूरी दुनिया में डिबेट नहीं है। दुनिया का कोई अर्थशास्त्री आपसे ये नहीं बोलेगा, अगर वो इकोनॉमिक्स जानता है, कि किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, वो सब्सिडी कब देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए और कहां देनी चाहिए, इसको लेकर के सिर्फ डिबेट है। कब, कहां, कैसे और कितनी, लेकिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। ना जापान की कृषि बिना सब्सिडी के चल सकती है, ना अमेरिका की, ना ब्राजील की। अरे ब्रिटेन से लेकर के रूस से बिना सब्सिडी के यूरोप चल के दिखाए, किसान से पैदा करके दिखवाए, तो कोई भी कर लेगा।
लेकिन सब्सिडियां होनी कैसी चाहिए? आप ही कुछ सवालों का उत्तर दो, जिसमें किसान फसलों का विविधीकरण करें कि एक ही फसल उगाएं, अलग अलग फसल उगाएं कि नहीं? ऐसी सब्सिडियां हों जिसमें किसान जमीन का पानी बचाएं कि पानी निकाल के सड़क पे जाम बहला बहा दें, बचाएं ना। ऐसी सब्सिडियां हों जिसमें किसान बीमार हो जाएं कि ऐसी सब्सिडियां हों किसान जो है वो स्वस्थ हो जाएं। तो अपने आप साफ बात है कि किसान को कीटनाशक ऑर्गेनिक वाले पे सब्सिडी देनी चाहिए, जहरीले पेस्टिसाइड पे नहीं देनी चाहिए कि नहीं? किसान को वहां बिजली का जो बिल अभी हम देखेंगे, पंजाब सरकार है, किसान को बिजली मुफ्त नहीं दी जानी चाहिए, किसान के खाते में बिजली का बिल डाल देना चाहिए। फिर वो चाहेगा कि इसमें कम से कम पैसा बिल में जाए क्योंकि तो बचे, उसकी मनोवृत्ति बदलेगी और वो बिजली बचाएगा। नहीं तो जब से पंजाब में फ्री बिजली शुरू हुई, दिल्ली आ करके सारे जो सेकंड हैंड पंप थे जो चलते नहीं थे, 4 गुना ज्यादा बिजली खाया करते थे, वो ले जा करके लोगों ने पंजाब में लगा दिए। अब वो दुगना बिजली पे चलते हैं। तो जब डबल बिजली पे चलने वाले इंजन आप लगा दोगे, क्योंकि बिजली का पैसा आपको देना नहीं है, राज्य सरकार घाटे में आएगी। 5,500, 6,000, 7,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल भरती है सरकार। इतना तो बिल आता है, तो आप गलत जगह दे डाले, आप गलत जगह दे दिए। आप किसानों को, दिल्ली मॉडल था, इतनी यूनिट तक फ्री कर देते, उसके बाद लगा देते पैसा। पंजाब के केस में ये होने लगा कि इतनी बिजली कटने लगी, इतनी कटौती होती थी, वो वही पंजाब द पावर, शाहरुख खान रब ने बना दी जोड़ी में नहीं बैठा था? पंजाब द पावर में जो काम करता है वही पंजाब द पावर, इतनी बिजली कटौती करता था, किसानों ने जनरेटर लगाए। जनरेटर से पानी इतना महंगा हो गया, उनकी जान निकल गई। वो आके उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, तुम बिल ले लो लेकिन बिजली दे दो। समस्या पैदा कहां हुई ये समझने की जरूरत है कि सब्सिडी कहां देनी चाहिए थी, कितनी देनी चाहिए थी, कहां। ये हमको समझ में आ रहा है कि यार उससे हमें फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। शुरू में बिना एमएसपी की ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हो सकती थी, बिना एफसीआई की नहीं हो सकती थी, बिना प्राथमिकता, वही बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारी, याद आया, बिना उसके नहीं हो सकती थी। जो 80 सन 80 आते आते उस दशक में आप एकदम से एक्सपोर्टर हो चुके थे, और वो सब उसके पीछे कहानियां हैं, बड़े निर्णय हैं। और इसके पहले इसमें ये भी नहीं था कि मतलब आप ऐसा सोचो कि सरकार ने बहुत कुछ कर डाला, होता खुद ब खुद है। अगर सरकार सब कर देती तो पाकिस्तान और मेक्सिको में कैसे हो जाता? जो मेक्सिको में हो भारत में हुआ, यहां हुआ। फिलीपींस में तो हम ले आए थे चावल वाले बीज। आपसे पूछता है कि चावल का महान अनुसंधान जो है वो कहाँ होता है, पूछता है, सवाल आता है, क्योंकि वहीं से लाए थे हम। पूछता है ना सूरज बाबू, राज्य सेवाओं में टटपूंजिया सवाल जो आते हैं, वन लाइनर, उसमें आता है। तो ये